A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll study how to use quotes and long answers in English literature. Okay, the very first thing is कि this has been asked from many of the students कि ये कैसे लिखे जाते हैं. तो just you need to remember two things. सिर्फ दो चीजें आपसे काउंसिल मांगता है in English literature especially that whatever has been asked सिर्फ उतना लिखो. Preciseness, जितना पूछा गया है उतना ही सिर्फ लिखो. And second thing is give evidences from the text कि whatever is asked, आप अपनी स्टोरी अपना पैराफ्रेज तो लिख ही रहे हो, अपना एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो. along with that you have to use good examples from कि आप कैसे कह रहे हो कि अगर ये चीज है तो ऐसी है, तो you have to write it, you have to write the quotes from the text as well. ओके, टेम्पेस्ट का ये आपका एक्ट 4 सीन 1 है, जिसमें से ये वाला पार्ट हमने लिया हुआ है. दिस आर द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2020. मतलब इसमें 3 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, वन फ्रॉम स्टोरी, वन फ्रॉम पोएम एंड वन फ्रॉम टेम्पेस्ट. ये तीनों 2020 जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आए थे. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि एक क्वेश्चन इसमें है, रेफरिंग क्लोजली टू द एक्ट 4 सीन 1, describe the blessing showered by Ceres and Iris on Miranda and Ferdinand. Ceres और Iris ने गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड गॉडेस ऑफ रेनबो ने जो भी ब्लेसिंग्स दी थी, जूनो के बारे में नहीं पूछा गया है, मत लिखना. तो what blessings they had showered on Miranda and Ferdinand, this you have to write. What is the significance of these blessings, और इनकी क्या significance है. फॉर एग्जाम्पल आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं कोई बाइफर्केशन दिया है, डिवाइडेड इनटू 2 एंड 2, 2 मार्क्स का एक पार्ट, 2 मार्क्स का एक पार्ट. ठीक है, आयरिस और सेरिस की जो ब्लेसिंग्स है उनको आप अलग अलग पैराग्राफ्स में कर सकते हो, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लेसिंग्स आप अलग से लिख सकते हो. द क्वेश्चन इज, नाउ द आंसर इज आयरिस द गॉडेस ऑफ रेनबो समन सेरिस. आयरिस ने डायरेक्टली कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं दी थी, उसने सबसे पहले सेरिस को समन किया, मीन्स उसको बुलाया. who is the goddess of the earth, or you can write the goddess of agriculture. ठीक है, ये वैसे ये जो आंसर है, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम द काउंसिल वेबसाइट इटसेल्फ. तो ये भी अगर आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा, कंफ्यूज मत होना. To bestow her blessings on the young couple, Ceres and the goddess Juno gave their blessing. Ceres blesses the young couple as. अब यहाँ पर हमने आपसे पहले भी कहा था, when I gave you the sample paper of literature, I told you कि अगर उन्होंने फर्डिनेंड का और उसका कॉन्वर्सेशन पूछा है तो उसके बाद जो भी ब्लेसिंग्स वाला पार्ट था, ये वाला बहुत अच्छे से पढ़ लेना. कल्मिनेशन ऑफ कैलिबान बहुत अच्छे से पढ़ लेना. तो ये उसी का ही एक पार्ट है जो उन्होंने 2020 में पूछा था. ओके, तो व्हेन यू विल राइट दिस पार्ट एज सेरिस ब्लेसेस द यंग कपल टू एंजॉय, what they will enjoy, they will enjoy earth's increase in foison plenty. सेरेस की जो लाइंस हैं और जूनो की लाइंस है, मतलब मेनली यहाँ पर सेरेस की लाइंस हैं क्योंकि जूनो का नहीं पूछा गया है. तो व्हाट यू विल राइट, सबसे पहले अगर आपको सिंपली पूरा का पूरा सेंटेंस उठाना है, यहाँ पर इन सिंपल लिख दो, इन कोट्स, फुल स्टॉप. आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट किया कि दे गेव दिस एंड दिस ब्लेसिंग. उसके बाद इन कोट्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास ओपन, start it as earth's increase, comma, foison plenty. ठीक है, ऑब्वियसली वो आपको ये लॉन्ग आंसर्स में टेक्स्ट नहीं देंगे, तो ये आपको लर्न ही करना है. इसको कैसे लर्न कर सकते हो, 2-4 वर्ड्स उठाना, ई आई एफ पी ऐसे करके अपना एक वर्ड बना दो और उसको लर्न कर लो, जो उसके निमोनिक्स होते हैं. ठीक है, फिर दूसरी चीज यहाँ पर ये है दैट इन केस यू आर नॉट एबल टू राइट द होल कोट हेयर, जैसे ये दिया हुआ है, कुछ छोटे छोटे से वर्ड्स उठा लो, जैसे वाइन्स एंड क्लस्टरिंग बंचेस ग्रोइंग, या फिर प्लांट्स. सेरेस ब्लेस्ड द कपल विद प्लांट्स विद गुडली बर्डन बोइंग. तो बर्डन बोइंग, बी एंड बी आपको याद हो जाएगा, ये लर्न कर लेना. ठीक, छोटी छोटी चीजें. that the Ceres also blessed them, she also blessed them that spring come to you,
come to them at the farthest in the very end of the harvest। जो इसका जो explanation है ये आप उसको लिख सकते हो अपने words में या even छोटा छोटा सा। और उसके बाद Ceres's blessing is so on you। तो ये बहुत आसान सी लाइन है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, जैसे इसमें क्या किया है इन्होंने, छोटा सा ये वाला जो पार्ट है इसको एज इट इज करके दे दिया है, और बाकी चीजें दे हैव गिवन इट इन देयर ओन सिंपल सेंटेंसेस। जैसे देयर barns and granaries would never be empty, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Vines would be loaded with clustering bunches, plants similarly would bow under the plentiful produce। Spring would come at the end of every harvest, that is, there would not be bleakness of winter in their lives, scarcity and want should shun them। तो ये पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने सिर्फ एक नाइस कोट यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये एज इट इज। ठीक, इतना भी अगर लिख लोगे ना तो दे विल गिव यू आराम से 3 आउट ऑफ 4 जो भी उनके मार्क्स होते हैं, अगर पूरे पूरे हैं तो एटलीस्ट एक कोड भी उसमें मेंशन कर लो तब भी सफिशिएंट है। भरने को आप बहुत सारे कोड्स मेंशन कर सकते हो, बट हाँ इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें सिर्फ के सिर्फ कोट्स ही कोट्स लिखोगे। ठीक, दो तरह से उसको कर सकते हो। फिर अभी हम तीनों में बता देंगे, इन केस आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो एंड यू आर ट्राइंग कि नहीं टेम्पेस्ट कौन अटेम्प्ट करेगा, इवन दो यू शुड नो कि उसमें एज सच कुछ एग्जाम ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको। आयरिस ब्लेसिंग्स, अब उसके बाद आयरिस की ब्लेसिंग मोर इम्प्लिसिट क्यों थी, क्योंकि अगर आप पूरा वाला जो पार्ट है उसको पढ़ोगे, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू ऑल्सो, आप उसको प्लेलिस्ट में, टेम्पेस्ट की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। तो आयरिस ने कोई भी डायरेक्ट ब्लेसिंग्स नहीं दी थी, सबसे पहले उसने सेरस को बुलाया था, उसके बाद वहां पर जूनो आए थे, और उसके बाद उसने रीपर्स और निम्स को बुलाया था। ठीक, तो आयरिस इज द रेनबो विच यूनाइट्स द अर्थ and sky, the earthly, mundane and heavenly। mundane means the physical world। आइडलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, यहाँ पर उसका एक इम्पोर्टेंस दी हुई है, ये आप अपने पास कहीं नोट डाउन कर लेना, वेबसाइट से उठाया है भैया, इंपॉर्टेंट चीज है ये। शी फ्रीली ब्लेसेस देयर वेडेड लाइफ, कि उसने एज सच कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं दी थी, उसने बस she freely blessed कि she called Ceres and she called the reapers and nymphs to give blessings to the couple। she summons the nymphs of the stream, जल परियों को उसने बुलाया था, reapers को बुलाया था उसने to dance on the green। she again emphasizes the presence of calmness and vitality in their lives। vitality means something that is energetic, strong and active। तो उसने ये सारी चीजें बोली थी, इवन दो देयर आर नो स्पेसिफिक लाइंस जो उसने कही हो। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने पास कहीं नोट डाउन कर लेना कि उनके ब्लेसिंग्स की इंपॉर्टेंस क्या थी। तो द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉडेस एक्वायर स्पेशल रेलेवेंस मींस इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडास फ्यूचर रोल्स एज किंग एंड क्वीन ऑफ नेपल्स। ठीक, first in the primarily agrarian means related to agriculture society, these would be the blessings which would be most relevant and appreciated, क्योंकि obviously उनको भगवान मतलब उनको डायरेक्टली गॉडेस से, और वो भी कौन सी गॉडेस, एग्रीकल्चर की गॉडेस से उनको ब्लेसिंग्स मिली है। तो ये पुराने जमाने में एग्रेरियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसकी मान्यता थी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में अगर आपको गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर से ब्लेसिंग्स मिलती है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। then moreover these blessings emphasize fertility, this is very important, a desired quality in any marriage, that they will have their offsprings that will rule Naples later। ठीक, तो ये उसके ही बारे में दिया हुआ है। आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया है। इतना सिर्फ कहना है कि हाँ आप छोटे छोटे से कोट्स उसके जो है वो याद करके रखो। जैसे एक वर्ड था जिसमें वो अपना जो गैबरडाइन है या जो भी अपना क्लॉथ है वो उसको टांगता है, सो दैट स्टीफेनो और ये लोग उससे मिसलीड हो जाए। तो उसके लिए एक वर्ड था ट्रम्पेरी। ट्रम्पेरी वाज द वर्ड। जब प्रस्पेरो अपना जो क्लॉथ है या क्लोक है उसको बाहर टांग देते थे तो दैट वर्ड वाज ट्रम्पेरी। तो ऐसे छोटे छोटे से स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो उनको
चाहिए होते हैं कि वो हम उनके लिए ढूंढ के निकाल लें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज रेफरिंग क्लोजली टू बी वर्ड्सवर्थ। यू हैव टू टेल दैट, ये भी एक क्वेश्चन है जो बी वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चन उसमें पूछा गया था 2020 में, दैट डू यू फील दैट बी वर्ड्सवर्थ वाज एन एस्केपिस्ट। अब एस्केपिस्ट कौन होता है? is a person who seeks distraction and relief from unpleasant realities, especially in the form of entertainment or fantasy. Escapist is a person जो खुद को दूर रखता है unpleasant reality से, सच से, कड़वे सच से, और वो अपने ही दुनिया में, अपने ही एंटरटेनमेंट में वो गुमा रहता है। ओके, तो यू कैन टेल इट आइदर वे। आप उसको ये भी बोल सकते हो कि yes he was an escapist, या फिर no, and if it will be told, it will also be told कि वो ऐसा क्यों है। ओके, लिटरेचर का एक और रूल होता है, if yes then why, if no then why। तो this you have to tell here। yes, अगर आप बोलते हो that he was an escapist, तो हाँ, वो अपनी जो रियलिटी वाली दुनिया उससे वो भाग रहा था। how that he was not a success। now यहाँ पर ये किस सेंस में कहा गया है that बी वर्ड्सवर्थ के गुड पॉइंट्स नहीं, उसके बैड पॉइंट्स लिए गए, क्योंकि एस्केपिस्ट हम लोग एक पॉजिटिव सेंस में नहीं लेते हैं। ही वॉज नॉट अ सक्सेस, जस्टिफाइड इट बाय क्लेमिंग दैट ही वॉज राइटिंग हिज ग्रेट पोएम। अब इसी का ही, जब उसने एक ये वाली लाइन बोली थी दैट ही इज राइटिंग अ ग्रेट पोएम, यहाँ पर ये देखो, ये एक सेंटेंस है जिसमें उसने बोला है बट दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ द पोएम, दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। तो यहीं पर जहां पे लिखा है दैट ही वाज राइटिंग इन द ग्रेटेस्ट पोएम, यहाँ पर एक सिंपल सेंस में सिर्फ इतना लिख दो इन कोट्स क्या उसने बोला था, और इन कोट्स में आप इसको एज इट इज लिख सकते हो, बट दिस इज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। एक और चीज, अगर आपको ये एज इट इज लर्न हो पाती है विदाउट मतलब रिमूविंग without removing is, this, greatest, सब कुछ आपको as it is याद है, put it into double inverted commas जैसे इसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये स्पीच है जो उसने खुद बोली है, तो इसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में मेंशन कर दोगे। इन केस आपको लग रहा है कि ऐसा ही कोई वर्ड था और यू आर नॉट रिमेम्बरिंग इट नाइसली, तो सिर्फ उसमें इसको बस हटा देना। ठीक है, लिखोगे आप उसको वैसे ही, दैट इन कोट्स ही सेड, और उसको सिर्फ ब्लैक पेन से लिख देना दैट दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोएम, दिस इज द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड। ओके, फिर क्या कहा गया था, हाउएवर दिस does not come about and he dies an old and ill person who has not achieved anything in life, कि उसने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया था, तो हम उसकी बुराइयां ही बता रहे हैं कि he could not achieve anything and he died। the illusion that he harbored, harboring illusion means क्या होता है, that ये लिखा हुआ है you have it in your mind over a long period, आपके दिमाग में कोई चीज बहुत समय से, मतलब कोई खिचड़ी आपके दिमाग में बहुत समय से पल रही हो, तो that is illusion that he harbored were destroyed just as the patch of green was destroyed। जैसे कि उसके घर में जो एक पूरा बड़ा सा गार्डन था, मैंगो ट्री था, वो सब जैसे डिस्ट्रॉय हो गए थे, वैसे ही उसका इल्यूजन भी डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ कंक्रीट जंगल, मींस द कंक्रीट jungle was all, these things were replaced। the great poem that he was about to write did not come। ठीक, और इसमें यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ द ग्रेट पोएम, अब ग्रेट पोएम में उसने एक लाइन भी बोली थी that it will be finished in 22 years, an imaginary thing, कि वो 22 साल में पोएम खत्म होगी। ओके, तो इसमें ये वाली लाइन भी आप इंक्लूड कर सकते हो दैट द ग्रेटेस्ट पोएम, द ग्रेट पोएम विच हैड अ लाइन, यहाँ पर जैसे ये वाला लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, तो उसमें ये लिखा है जैसे, मतलब देखो, विच हैड अ लाइन द पास्ट इज डीप, तो यहाँ पर इतना पार्ट उसी में आपने एडजस्ट कर दिया। फिर आप लिख सकते हो जैसे यहाँ से लिखा हुआ है द ग्रेट पोएम that he was about to write, which had a line the past is deep, did not come about, and he even confides that the story of the boy poet and girl poet was untrue। ठीक है, बस एक चीज इसमें याद रखना कि whenever you are writing quotes, you are supposed to prove the examiner कि आपने पूरी स्टोरी पढ़ी है,
समरी भी पढ़ी है, एनालिसिस भी पढ़ा है, थीम भी पढ़ी है और टेक्स्ट बुक से भी पढ़ी है और बहुत ही अच्छे से पढ़ी है। ओके, तो ये चीज आपको एग्जामिनर को प्रूव करनी है, तभी वो आपको मार्क्स देगा। फिर नेक्स्ट इतना पार्ट था कि अगर वो एस्केपिस्ट है तो आप इसमें दो ये चीजें लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज द सेम थिंग इज देयर, बट इसमें उसको ने अगर अगर आप ये कहते हो कि वो एस्केपिस्ट नहीं था, मतलब यहाँ पर आप उसके क्या कर रहे हो, आप उसके गुड पॉइंट्स बता रहे हो, ऊपर वाले में आप उसके बैड पॉइंट्स बता रहे थे। In case you are telling the good points, but rather a person, means he was not an escapist, but he was rather a person who choose to opt out of practical materialistic world, जहां आप उसको ये बता रहे हो कि वो practical और materialistic world से दूर रहना चाहता था। His entire life is a living, he values nature for what she is, not what she can give. Okay, he values nature for whatever the nature can give it to her. जैसे एकदम स्टार्टिंग में when he was here, यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में when he says that I want to watch bees, okay, तो he found, ये भी लिख सकते हो इसमें, ये भी तो नेचर का ही पार्ट है, ठीक है। द कॉन्स्टलेशन ऑफ ओरियन द हंटर, ये आप इसमें लिख सकते हो। आप उसमें ये भी लिख सकते हो दैट ही वांटेड टू वॉच बीज। क्या कहा गया है, देखो इसमें कहा है कि ही वैल्यूज नेचर फॉर व्हाट शी कैन गिव। बी वर्ड्सवर्थ को यहाँ पर एज नॉट एन एस्केपिस्ट दिखाया गया है कि वो दुनिया से नहीं भाग रहा है, वो सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड में अपना हैप्पीनेस ढूंढता है। तो आप नेचुरल वर्ल्ड में जो चीजें वो ढूंढता है आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो दैट आई वांट टू वॉच बीज एंड ओरियन द हंटर, मीन्स कॉन्स्टलेशन की वो बात करता है, मैंगो ट्रीज की वो बात करता है। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी जा सकती है। ही डेवलप्स इन द पोएट, यंग पोएट, अ पोएटिक सेंसिबिलिटी, जिस पर पोएट जो यंग बॉय था वो इवन ये भी रिस्पॉन्ड करता है दैट आई एम नॉट एज ग्रेट अ पोएट एज यू आर। तो ये भी लाइन आप उसमें मेंशन कर सकते हो कोट्स में। ही टीचेस हिम टू एम्ब्रेस हिज इमोशन एंड पार्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसको दिखाता है कि आप कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो। टू फील इमेंसली द डेप्थ ऑफ नेचर, मीन्स इमेंसिटी, अच्छा यू हैव, मतलब वो उसको दिखाता है कि हाँ आपको इमेंसिटी मीन्स वो कितना विशाल है, द नेचर कितनी विशाल है और कितनी उसकी गहराई है, ये वो उसको सिखाता है। अपेरेंटली ही डज नथिंग बट हियर लाइज हिज यूनिकनेस, इवन दो वो कुछ करता नहीं है, सच कुछ इंपॉर्टेंट नहीं करता, बट फिर भी वो बहुत यूनिक है। सोसाइटी कॉन्स्टेंटली वैल्यूज अ पर्सन बाय व्हाट ही हैज एंड व्हाट ही डज। B. Wordsworth does nothing, achieves nothing, even his greatest work of art is a failure. यहाँ पर भी आप लिख सकते हो that this is a different, which he says that is a greatest poem in the world is also a failure, but we end up believing that his life is that much richer, more meaningful than the divers of the world, means the most important people of the world से ज़्यादा important उसकी life थी। ठीक, ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। उसके बाद कहा गया है वेरी इंपॉर्टेंट डोवर बीच, इसको हम हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अ पर्सन रिक्वेस्टेड इट कि हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करें। तो हो सकता है कि जो पुराना वीडियोस में मैंने बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोल दी हो, तो डोवर बीच आई विल री एक्सप्लेन इट। क्वेश्चन क्या है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है और मैंने इसका सिर्फ एक पार्ट लिया है क्योंकि आपको 4 मार्क्स का ये लिखना है, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने एक पार्ट लिया है और इसीलिए हमने ये उसका सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लिया है, जिसमें वो क्या दिखाता है, वो मूनलाइट सीन दिखाता है जो उसको वहां से दिख रहा था। तो डिस्क्राइब द मूनलिट सीन डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। ओके, तो ये एकदम स्टार्टिंग का ही पूरा पार्ट था, तो वो चीज यहाँ पे इसमें शो की गई है। अब ये जो छोटे छोटे से पार्ट्स हैं ये उसके वही कोड्स हैं जो हमने इसमें यूज किए हैं। एंड काउंसिल से ये मैंने आंसर उठाया है उन्हीं की वेबसाइट से, तो ये उन्होंने दिया है, ये 100% सही है। मैथ्यू आर्नल्ड बिगिंस हिज पोएम, ये कौन है, वहां के पोएट है। प्लीज लर्न द नंबर, मीन्स लर्न द पोएट्स ऑफ द पोएम एटलीस्ट, वो भी। और इन केस आपसे कोई थीम या कुछ टाइटल जैसा पूछ लिया जाता है
तो आप स्टोरीज और पोएम्स दो ही हैं, 2 पोएम्स है, 3 स्टोरीज है, कितना आसान होगा। उसको लिख करके एटलीस्ट अपने पास नोट डाउन कर लो कहीं, और यू नीड टू रिमेम्बर कि कौन सी पोएम किसने लिखी है। तो मैथ्यू आर्नल्ड, ये आप अगर आप मेंशन करते हो तो आपके जो मार्किंग्स है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। पोएट को अच्छा एग्जामिनर को ये भी पता होगा कि हाँ इस बच्चे को पोएम आती है, उसने सिर्फ समरी पढ़ के वो नहीं आ गया है, जो कि स्टूडेंट्स डू। Matthew Arnold begins his poem Dover Beach with a picture of cliffs of Dover on a moonlit night। ठीक है, देखो ये यहाँ पर ऐसे करके क्यों लिखा हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में अभी यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेकर के, तो वो यहीं से ही ये वाली चीज सुनाई गई है कि हाँ जहाँ से मूनलिट नाइट है, और वहां पर वो अपनी पोएम को स्टार्ट करता है कि उसने पिक्चर ऑफ क्लिप्स उसने दिखाई है। हमने जब ये पोएम पढ़ाई थी हमने उसमें ढेर सारी भर भर के फोटोज भी दिखाई थी, तो वो फोटोज भी रीचेक कर लेना। द पोएट लुक्स आउट टुवर्ड्स द फ्रेंच कोस्ट some 26 miles away and is distracted by the calm serenity of the scene। The quiet sea, सबसे पहले क्या लिखता है, बोलते हैं ना the sea is calm, the quiet sea, the moon, the blinking lights of the shore, French shore, the glimmering reflections। अभी हम बता रहे हैं कि हम इसमें नंबरिंग क्यों कर रहे हैं। The glimmering reflections of the famous white cliffs of Dover। ओके, ये और ये उसकी as it is line। अब देखो ये मैंने नंबरिंग यहाँ पर क्यों की है, क्योंकि when I read the question paper of this, उन्होंने एक चीज बहुत सिंपल बोली थी कि बच्चों ने एक गलती की है इसमें, उन्होंने ऊपर नीचे कर दिया है। अगर एक पोएम है, अगर इंसान ने पोएम लिखी है तो आप उसको ऑर्डर में तो रखो ना कम से कम। सी इज काम, सबसे पहले वो सी की बात करता है, फिर वो टाइड की बात करता है। नहीं भी लिखोगे टाइड वाला पार्ट तो इट्स ओके, वो सी में चला जाता है। द मून लाइज फेयर, दिस इज द सेकेंड थिंग, मीन्स देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल मून फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स, की वो अपनी जो लाइट है वो इवनली फैला रहा है। वेयर he is again talking about the light that gleams on the French coast। okay, the cliffs of the island stand, means उसके बाद next कहाँ पे, the cliffs of the island are also glimmering। तो ये फोर्थ हो गया। there is a tranquil bay, come to the window, sweet is the night air। तो यहाँ तक, उसके बाद ये भी पार्ट आप इसमें लिखोगे, where the sea meets moon blanched land, there is also a moon blanched land, means moon से जगमगाता हुआ जो लैंड एरिया है वहां से सी मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स पहली चीज ऑर्डर में लिखोगे। I won't ask you to learn the whole poem, but फिर भी फर्स्ट पैराग्राफ से कुछ कुछ आसान चीजें तो लर्न कर सकते हो। ठीक है, इवन दो दिस फ्रेंच कोस्ट ऑफ द on French coast the light gleams and is gone, अगर this you find difficult, learn from here at least। the sea is calm tonight, the tide is full, उसके बाद मून ब्लांच्ड लैंड, ये वाला पार्ट आप इसमें लर्न कर सकते हो। ठीक, तो ये सारे कोट्स इसमें लर्न करो, जहां पर आपको उसको एज सेंटेंस लिखना है आप उसकी जगह पर वो कोट मेंशन कर दो। जैसे इसमें क्या कहा गया है यहाँ पर, ये तो हमने एज इट इज उठा लिया यहाँ से। ठीक है, कि इफ यू हैव लर्नड इट वेल एंड गुड, पोएम को अगर आप लर्न, ये थोड़ा बहुत भी लर्न कर सकते हो, उसके कुछ कुछ स्पेशल पार्ट्स ग्लिमरिंग एंड वास्ट ये जैसे हैं, तो ऐसे करके आप इसको लर्न कर सकते हो। देन द स्पीकर सेज कॉल्स हिज बिलवेड टू द विंडो, क्योंकि पूरा फर्स्ट पैराग्राफ ही उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वाज कि डिस्क्राइब द मूनलिट scene described at the by the poet at the beginning of the poem। पोएम का बिगनिंग मीन्स उसका जो पहला पूरा स्टैंजा है, जिसमें ऑब्वियसली वो पूरे स्टैंजा में ही मून की बात करता है। तो वो कहता है he calls his beloved and says to enjoy the scene and sweet night air, sweet is the night air, this you can write here। however there is one element of out of tune with the peaceful scene, the poem urges the companion, उसके साथ जो भी पर्सन है उसको वो कहता है, पोएट जो है, listen to the rasping sound from the shingles of the beach as the waves
flowing it and out, drag the loose pebbles back and forth. ये भी चीज उसी में ही as nature आई थी कि वो क्या कहता है कि वो जो harsh sound है उसको सुनो, क्योंकि जो waves है वो आ रही है, मतलब waves आ रही हैं और वो पत्थर को वापस भी ला रही हैं, वापस ले भी जा रही हैं. Okay, this repetitive sound underlies otherwise a peaceful scene and struggle suggests to the speaker some unspecified and unrelenting sadness. Unrelenting means something that does not yield strength. कोई भी चीज जो आपको demotivate करती है उसकी बात यहाँ पे की गई है. तो ये जो part था, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back. ये भी पार्ट आप इसमें लिख सकते हो, इवन दो जस्ट बिकॉज कि आपका 4 नंबर का पेपर है, तो 4 नंबर के आंसर्स में बहुत ज्यादा नहीं, अगर आप उसमें 8 लाइंस भी लिखोगे, 2 पैराग्राफ्स भी लिखोगे तो भी वो अच्छा लगेगा. ओके, तो दीज आर द थिंग्स यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि उसके छोटे छोटे कोड्स आप लिख दो. समरी जब आप एक सेंटेंस पूरा मेक बनाते हो तो सेंटेंस में जहां ये पार्ट आ रहा है, जैसे मून, so if you will write that moon has showered its light to the whole place, so वहां पर आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो that in quotes, okay, comma the moon सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि ये कोई बोल नहीं रहा है, यहाँ पर एक ऐसे ही लिख सकते हो that the moon lies fair. और मून के लिए कौन कौन से टर्म्स यूज किए गए हैं, तो द टर्म्स दैट आर यूज्ड इज फेयर, ओके, ग्लीम्स, ग्लिमरिंग. तो ये सारी चीजें उसके लिए यूज की गई हैं. मून ब्लांच्ड लैंड भी उसके लिए यूज किया गया है. ये सारे पार्ट्स आप इसमें यूज कर सकते हो. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, हमको बता दो, आई विल टेल यू. ओके, प्लीज प्रैक्टिस इट. लिख लिख करके आंसर्स जितना आप प्रिपेयर करोगे, हाउ यू विल लर्न इट. कोई एक क्वेश्चन उठाओ, आपको ये क्वेश्चन या आपके पास अगर जो भी लॉन्ग आंसर्स होंगे, ऑब्वियसली आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स कुछ तो किए होंगे, एक क्वेश्चन उठाओ और उस क्वेश्चन को जब आप फ्रेम करोगे, ओपनिंग में मेंशन द पोएट्स नेम, अगर आप कर सकते हो, इट विल रादर बी बेटर. ठीक, पूरा सेंटेंस उठाओ और उसको अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करो, जहां पर आपको लगता है कि हाँ, हम यहाँ पर ये कोट मेंशन कर सकते हैं, बुक से देख करके उसको मेंशन करो. एक भी क्वेश्चन अगर आप सही से अपने चैप्टर का लिख लोगे, एटलीस्ट आपको वो चीज याद रह जाएगी. I hope you have understood this much. If there's something you have not, mention it in the comment box and we'll surely gonna work on it. Till then, just be your best and best wishes for your exam as well. Okay, thank you.